आज आपकी मुलाकात उस बहादुर लड़की से करवाएंगे जो अपने घर वालों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने पर तुल गई। डाकुओं ने इसके वालिदैन बहन भाइयों को यरगमाल बनाकर 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए, मगर इसी असना में लड़की जान पर खेलते मुसल्ला डाकुओं के सामने डट गई तो डाकू इसे उठाकर दूसरी मंजिल से नीचे फेंक कर भाग गए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक बड़ाइच। मैं जिस जगह पे आया हूं, जिस घर में आया हूं, 14 फरवरी को यहाँ पे एक वाक़या होता है। करोड़ों रुपए की डकैती होती है यहाँ पे, और इसी घर में उस बहादुर बच्ची से भी मिलवाने जा रहा हूँ आपको, जो अपनी जान पे खेलती है हाजिर दिमागी से, बाकी सबकी जान बचाती है, तकरीबन 7 लोगों की जान बचाती है। यहाँ पर डकैती क्या हुई, वाक़या क्या हुआ, लड़की ने हाजिर दिमागी से क्या काम लिया, ख़ुद भी ज़ख्मी हुई लेकिन बाकी लोगों की जान भी बचाई, ये सारी कहानी आगे चल के बताते हैं आप। उस दिन उसवा यहाँ पर क्या हुआ, कितने लोग थे, क्या वाक़या हुआ उस दिन? मैं छत पे थी सबसे ऊपर ना, अपने बिल्ले को लेकर। तो मैंने ना देखी थी गाड़ी वाइट कलर की थी, सामने खड़ी हुई थी बिल्कुल ना। उसमें से एक आदमी निकला है, उसने वॉशरूम किया है, फिर वो उसके अंदर ही बैठ गया। तो मुझे नहीं पता था कौन है। मैं ना बिल्ले को ऊपर छोड़कर अपने नीचे सेकंड पोर्शन में आई हूँ। मैंने मुंह हाथ धोया है, अपना फ़ोन लेके मैं टेरेस पे गई हूँ, मैं वहाँ बैठ गई हूँ। तो मुझे नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है। मैं आराम से वहाँ बैठी हूँ तो एक आदमी आया। मुझे लगा कि हमारे घर काम होता रहता है ना, तो कोई कुछ टूटियों वाला या कुछ इस तरह आ गया होगा। मुझे कहता आप अंदर आओ। मैं नहीं किसी की बात में ऐसे थी, मैंने कहा मैं नहीं जाना अंदर। तो उसने मुझे ना गन दिखाई ब्लैक कलर की ना, कहता चुप करके अंदर आ जाओ ना, गोली मार दूंगा। मैंने कहा मैं तब भी नहीं जाऊंगी। फिर उसने मुझे पकड़ के ना मुंह पे मेरे हाथ रख दिया। मैंने कहा मुझे मेरी मामा के पास जाना, लेके चलो। तो इस कमरे के अंदर ना वो मुझे यहाँ पे ले आए, अपनी मामा के पास, इधर ज़मीन पे बिठा दिया। फिर उस कमरे में मेरी मामा को ले गए, उनको मारा। पहले मेरी बहन को लेके गए ना कि सोना निकालो। मामा ने उन्हें बताया जो कुछ है हमने तुमको सब दे दिया। और कहते इसको लड़की को लेके जाएं या इस बच्ची को लेके जाएं। पहले कहते मिनाहिल को, मेरी बहन है ना, उसको ले जाएंगे। फिर कहते नहीं इसको नहीं, इसको लेके जाएं। मुझे कमरे में ना वहाँ लेके गए। कहते पापा के रूम में ना, कहते तुम बताओ, तुम्हें पता होगा, बड़ी हो घर की, कहाँ है सोना। तो मेरे थप्पड़ मारे उसने ना मुँह पे। मैंने कहा मुझे नहीं पता, हमारी ना अलमारियाँ चोर बाज़ार लाक होता है ना, वो नीचे वहाँ पड़ा है। मैंने कहा इसके अंदर होगा, इसके अंदर देख लो। वहाँ से कुछ नहीं निकला। मेरे जहन में ना एक प्लान आया। मैंने कहा कि इतने लोगों की जान मेरे हाथ में है, क्यों ना कोई किसी तरह मैं बच जाऊँ। जब मैं छत पे खड़ी थी ना, मैंने देखा था सामने लड़के खड़े हुए थे। इसका घर बन रहा है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इस तरह किया जाए कि बाहर तक आवाज़ चली जाए कि अंदर कुछ हो रहा है। मैंने उनको झूठ बोला कि मेरे कमरे के अंदर चलें, सेकंड पोर्शन पे ना मेरा कमरा, तो वॉशरूम के अंदर पैसे हैं। मैंने उन्हें खुद कहा ना ये बात, क्योंकि मेरे जहन में था कि कुछ ना कुछ मैं करूँगी ज़रूर। ये जहन में था कि नीचे से ऊपर जाएंगे हम, ऊपर जाने तक आप कुछ ऐसा करेंगी कि बाहर खड़े लड़कों को पता चल जाए कि अंदर कुछ और रोबरी हो रही है। हाँ जी, क्योंकि मैंने ऊपर देख लिया था लड़के को। ये मुझे ले के गए, कहते इस लड़की को पकड़ो। तो मैंने कहा मैं अपनी मामा के बगैर तो नहीं जाऊंगी। वो एक कहता चल इसकी मामा को भी ले ले। तो मेरी मामा को वॉशरूम में ना लेके गए हैं। छुरी नहीं होती, गर्दनों पे वो रखी हुई थी। 4 लोग थे ना, क्लेशन को जो गंद नहीं होती हैवी वाली ब्लैक कलर की, वो उनके पास थी। मुझे ना दरवाजे के पास ना उसने खड़ा, वॉशरूम के दरवाजे के पास नहीं जाएंगे, खड़े हैं मामू मेरे, उधर उसने मुझे खड़ा किया। कहता तुम अंदर आओ, तुम बहुत तेज़ हो। मैंने कहा मैं खड़ी हूँ उधर, मैं कहाँ चली जाऊँगी, तुम लोगों के पास गन है। उसने मेरी मामा को कहा कि अगर यहाँ इसके लड़की के कमरे से सोना या पैसे ना निकले ना, या इसको गोली मारूंगा या तुझे, कहता कि मामा को। फिर मैंने उस वक़्त सोच लिया था कि गोली इंसानों के लिए बनी है ना, वो गोली मुझे लगे, सबकी जान बच जाए, मैं गोली खाने के लिए पूरी तैयार थी। फिर मेरे जहन में आया कि टेरेस का दरवाज़ा खुला देख लिया था मैंने,
वो थोड़ा सा आगे हुआ है, मामा को उसने मारा वॉशरूम में जाके ना, मैंने आवाज़ सुनी कि मेरी मामा को मार रहा है। फिर मेरे जहन को ना, अपने जहन को मैंने पूरा अल्लाह पे छोड़ दिया था कि या अल्लाह, गोली इंसानों के लिए बनी है, अगर ये लगेगी ना तो मुझे लगेगी, मगर बचाऊंगी मैंने ज़रूर। मैंने कुछ नहीं सोचा कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं। मैंने दौड़ लगा दी टेरेस की तरफ। जैसे ही मैं वहाँ से दौड़ी हूँ, वो आदमी मेरे पीछे आया है। मेरा वज़न इतना ज़्यादा नहीं है, तो पहले उसने गोली मार ऐसे उसने किया, लेकिन उसको ये पता था सामने लड़के काम कर रहे हैं, अंदर मजदूर ना। उसने मुझे ऐसे उठाया, जैसे बच्चे को नहीं ऐसे उठाया ना, तो नीचे ऐसे फेंका है, तो कमर पे मेरी जाके ना, मैं जब ट्रिप हुई हूँ, आंखें मेरी बंद हो रही थी। उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत करके, मैंने चीखें मारनी नहीं छोड़ी। मैं बेहोश थी। मेरी बस मुझे ये था कि गोली चलाए, मुझे लगे, ताकि बाहर पता चले कि अंदर किसी के साथ कुछ हो रहा है। तो जब उसने मुझे नीचे फेंक दिया, मैं फिर चिल्लाई। फिर ये फटाफट अंदर आया, दूसरे साथियों को बताया, बच्ची भाग गई। ये नहीं बताया कि मैंने खुद उसको नीचे फेंक दिया। आपको धक्का दिया था? धक्का नहीं दिया, मुझे गोद में उठा कर ना ऐसे सीधा फेंके। टांगे मेरी काम कर रही हैं, मेरी बैकबोन पे, क्योंकि मिट्टी है ना पीछे, ये पीछे, तो उसने मुझे सीधा फेंका है। उस वक्त मुझे कोई होश नहीं थी कि मुझे क्या हुआ है, लेकिन सिर्फ मेरा दिमाग काम कर रहा था। मुझे ये था गोली मारे। मैं इसलिए भी तैयार थी कि गोली मार। तो बड़ा मुश्किल मरला होता है, डर भी लगता है। आप तो उस वक्त ये क्यों सोच लिया कि मुझे गोली मार दें, मुझे कबूल है? क्योंकि मुझे लगा कि उस वक्त कई लोगों की ज़िंदगी मेरे हाथ में है। गोली इंसान के लिए बनी है, जानवर के लिए नहीं। कि अगर मुझे मैंने कहा गोली है क्या, लोगों को लगती नहीं? एक गोली मुझे लगेगी, आवाज़ जाएगी, लोग आएंगे तो सही ना। मामा थी, दादो थी, मेरे बहन भाई थे। अगर मैं ये स्टेप ना लेती ना, मुझे पूरा यकीन है वो सबको मार के जाते। मैं इस कमरे में बैठी थी, मुझे कहते पीछे की तरफ मुँह करो, इस तरफ को, आगे नहीं देखना। इतनी इतनी बड़ी गन्ने। जब मुझे नहीं पता, नीचे सारा सामान उन्होंने खोला, टैची पकड़े, मैं वहाँ पे दर्द से चीख रही हूँ, मेरी आंखें बंद हैं। मज़दूर ने मुझे देखा, उसने कहा पता नहीं वैसी बच्ची ने गिर गई है, क्या हुआ। तब 3 सेकंड के अंदर वो बंदा बाहर गया है। गाड़ी में एक ड्राइवर भी था, अंदर नहीं आया था, इसलिए कि हम जल्दी से भाग जाएंगे। वो वहाँ गया है, उसने अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया है, गन निकाली है मुझे मारने के लिए। पता नहीं दूसरे ने उसको, क्योंकि जो यहाँ खड़ा था ना, वो थोड़ा सा रहम दिल था, शायद उसने कहा होगा इसे इतनी ऊंचाई से फेंका है, मर तो जाएगी, इसका क्या करना। गाड़ी खोली, बंदूक निकाली, मारी नहीं, फ़ौरन ही भाग गए। तो चीखों पुकार सुन के आसपास जो मजदूर थे, कोई कौन आया आपके पास सबसे पहले, क्या याद आता आपको? चीखों पुकार 5 मिनट तो कोई भी नहीं आया। 5 मिनट में दर्द से, मुझे तो मेरा हिस्सा काम नहीं कर रहा था ना, तो बस मेरे जहन में बस यही था कि या अल्लाह, किसी को ना बोला नहीं जा रहा था, चीखा भी नहीं जा रहा था। फिर भी मैंने कहा था बस जानदार ज़िंदगी तो जानी अल्लाह की मानत है, फिर इनको बचा लूँ। क्योंकि मुझे था वो अभी भी अंदर है। मेरी मामा है, शुगर पेशेंट है ना, मैंने उन्हें कहा इन्हें ना मारो, शुगर पेशेंट है, कुछ ख्याल करो। रहम दिल कहते हैं हमारी भी बेटी है, और तुम हमारी बेटियों की तरह हो। मुझे फिर थप्पड़ मारे ऊपर जाके ना, तू चालाकी ना करी, मुझे पता है तू बहुत तेज़ है। मैंने कहा चालाकी तो मैंने सोच लिया था, मैं नीचे से प्लान करके इन्हें लेके गई थी ताकि किसी तरह भी पता चल जाए और बाकी लोग सारे हैं वो सेफ हो जाएं। हाँ। और अगर मैं ऐसा ना करती ना, तो ये बचते भी ना, क्योंकि जाहिर बात है इतने लंबे उनके कद। उनका लग रहा था आपको, उनके जिस तरह से वो रॉबरी कर रहे थे या बोल रहे थे या गन्ने थी, आपको लग रहा था कि वो इस तरह से कुछ करेंगे? हाँ जी, मुझे पूरा यकीन था। मैंने ज़िंदगी में कभी एक टीका नहीं लगवाया। मेरे उस वक़्त मैं बस यही थी कि या अल्लाह, 5 लोगों की ज़िंदगी जाने से बेहतर एक की चली जाए ना, तो कोई मुझे टेंशन नहीं। और मुझे हिम्मत नहीं है, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी, मेरे ज़हन में डाला, वरना मैं भी चुप करके इधर बैठ जाती, जो भी करके जाते अल्लाह मालिक। मैंने हिम्मत की, कुछ नहीं ऐसा। मैंने उनके क्या हुआ यहाँ पे उस दिन? जी सर, मैं 14 फरवरी को नाश्ता करके घर से 11:15 बजे निकलता हूँ हाफसाबाद जाने के लिए। उधर मेरे दोस्त की एक वालदा फ़ौत हो गई थी जी। मैंने काफ़ी दिनों से, मैं पाकिस्तान 2 जनवरी से आया हुआ था जी, और मैंने सोचा कि आज ना फ़ैते कह के आता हूँ, इंसान अच्छा नहीं लगता, हम इकट्ठे रहते थे उधर। जिस टाइम मैं उधर पहुँचा हूँ, मेरे घर से फ़ोन आता है कि घर में डकैती हो गई है।
मैं उसी टाइम वो फायदे भी नहीं की और वापस घर की तरफ मैं दौड़ के मैं आया हूँ। 1.5 घंटा लग गया मुझे। मैंने आके देखा मेरी बेटी जो सुल्तान हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी और उसकी जो कमर की जो रीढ़ की हड्डी है ना वो फ्रैक्चर हो चुकी थी और वो बड़ी शदीद दर्द में थी। ये घर सर मैंने 2 साल पहले शुरू किया था, अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ। अभी कैमरे वगैरह बकाया रह गए हैं लगने वाले, बाकी अंदर से टोटल कंप्लीट हो चुका है। क्या सोचा, घर नया लिया, क्या ख्वाब देखा? सर मैं यहाँ ये पाकिस्तान से 94 में पैदल यूरोप पहुँचा था, पैदल यूरोप गया था चल के। मैं यहाँ से बुल्गारिया गया, बुल्गारिया से मैंने ग्रीस के लिए पहाड़ों के ज़रिए 3 दिन 3 रात पैदल चल के डंकी लगाई थी। आपको पता होगा डंकी क्या कहते हैं जी। उसके बाद मैंने 96 में मैंने इटालियन इमिग्रेशन खुली, उधर मैंने इमिग्रेशन ली। उसके बाद मैं 10 साल के बाद इटालियन गवर्नमेंट ने मुझे पासपोर्ट, जो इटालियन पासपोर्ट है, यही मुझे इशू किया। मैं इस टाइम नेशनल इटालियन ओवरसीर पाकिस्तानी हूँ जी। ये मैंने जो पैसा कमाया है दिन रात करके, भूख काट के, 26 साल की मेरी मेहनत थी। मुझे अपने मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत थी। मैंने एक एक पैसा अपने मुल्क में लेके आया हूँ। नकदी कितनी थी और बाकी क्या था? मैंने ये घर बनाया, जो कुछ मेरे पे पैसा था वो मैंने अपने सारे घर पे लगा दिया। उसके बाद मेरा भाई गांव कड़ियाल कला में मेरा रकबा था जो मैंने अपने भाई को बेचा। वो इसलिए बेचा, मैंने एक कमर्शियल जगह ली हुई है इसी रोड पे, वो उसकी बकाया किस्त रह रही थी 43 लाख रुपया, वो मैंने अब रजिस्ट्री करवानी थी, इसलिए मैं छुट्टी आया था। तो वो मैंने 60 लाख रुपया कैश इसीलिए रखा हुआ था कि बैंक में क्या लेके जाना है, अब दे देना आगा पैसे, और मैंने रजिस्ट्री करानी है। और 35 तोले जेवर था, घड़ियाँ कीमती, एनकें और कुछ। अभी तो हमें ये भी नहीं पता क्या कुछ और गया आगा, अभी तो हम बच्ची के सिलसिले में लगे हुए थे। क्या अब क्या सोच रहे हैं? क्या मैंने देखा कि आपकी वीडियो जो वायरल हुई उसमें आप बड़े दिलबरदाश्ता थे, कह रहे थे पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा, इंसाफ ना मिला। देखो जी, मैं तो साहब हैसियत था और मैं ये सब कुछ फेस कर रहा हूँ। मैं अपने बच्ची के पैसे लगाए हैं, वो भी मैंने खुद पासे लगाए हैं। अगर गरीब आदमी, एक पाकिस्तानी जो उधर $1000 या €1000 कमाता है, उसका क्या हाल होएगा इधर आके? मैं उन लोगों को कहूँगा कि आप लोगों के लिए जगह नहीं है पाकिस्तान में। मैं फिर भी मैं अपने मुल्क से प्यार करता हूँ और आइंदा भी इंशाअल्लाह वक्ती गुस्सा होता है कि मैं चला जाऊँगा छोड़ के, पर मैं इंशाअल्लाह मुहब्बे वक्त पाकिस्तानी हूँ। और दूसरे नंबर पे मैं इटालियन हूँ। मैं ये भी यही समझता हूँ, पहले मैं पाकिस्तानी हूँ फिर इटालियन हूँ। मैंने ये भी ऑप्शन नहीं लिया कि मैं एम्बेसी अपने बच्चे लेके चला जाऊँ। उन्होंने मुझे उसी टाइम जहाज़ में बैठा के भेज देना था और हमारे मुल्क की बदनामी होती। मैंने ये काम नहीं किया। मैं अब भी अपने आला अफसरान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अपने जज साहिबान, इन सब से अपील करता हूँ, मुझे इस मेरे वकूवे का जो मेरे साथ हुआ है इसका मुझे इंसाफ दिलाया जाए। और आइंदा इंशाअल्लाह मैं सब लोग, मेरे भाई ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मैं उनके लिए भी आवाज़ उठा रहा हूँ, उनके साथ ऐसे ना हो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब सोसाइटी में इतना महंगा घर लेते हैं आप, तो आपने तो यहाँ की सिक्योरिटी वगैरह के भी देखे होंगे, और यहाँ पर जब 5 डाकू आते हैं, 1 घंटा रहते हैं, डकैती करते हैं, फिर जाते हैं, यहाँ से आपकी बेटी को धक्का दे के गिराया जाता है, वो चीख मारती है। इस सारे वकूए के दौरान कोई सिक्योरिटी वाला इधर नहीं आया? सर, इस सारे वकूए के दरमियान कोई सिक्योरिटी वाला इधर नहीं आया। जब वकूआ हो गया है, वो जो टाउन का मालिक है वो इधर साथ ही फिर रहा था और वो फ़ौरन घर में आया है और वो कह रहा है कुछ कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, सामान समून संभाल लो अपना। तो वो एक ऐसा ही था, उसको पहले ही उन्होंने चाय पानी पिला दिया और उसको पता नहीं खर्चा मर्चा दिया होगा। वो भी कह रहा था कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं गई आपके घर। डकैती के बाद फौरी तौर पर पुलिस आई तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ आपका, कुछ नहीं हुआ। वो मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं आप। और वो मालिक भी साथ था टाउन वाला। इनको दबाने की कोशिश करी है कि भी ये बात बाहर ना निकले, मेरी टाउन की बदनामी ना हो, ठीक है नहीं। जिस टाइम इस आदमी से मैंने ये जगह ख़रीदी है, इसने पहले दिन मुझे एक वीडियो दिखाई है ऑफिस में बैठा के। वही वीडियो आज डीपीओ के सामने, मीडिया के सामने वो दिखा दे। क्या वीडियो थी वो? जी मैं आपको फुल सिक्योरिटी दूंगा, यहाँ से गाड़ी आएगी, उसके अंदर जो कोई चीज़ होगी, जो असला होगा, जो कुछ भी होएगा, वो स्क्रीन होएगी और उसका आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिया जाएगा। कितने यहाँ पर अंदर एंटर होना आसान काम नहीं, आसान काम नहीं। इन्हें क्या, यहाँ इस टाउन में बस चलेगी, आपको बच्चों को स्कूल लेके जाएगी, 3 साल उसकी कोई फीस, कोई मुआवजा नहीं होएगा जी। और इसमें अभी तक इसने बल्ब नहीं चल रहे इसके। और ये देखो आपके सिक्योरिटी कैमरे कोई नहीं चल रहे थे यहाँ पे सोसाइटी के अंदर? कोई नहीं चल रहे। गार्ड रखा हुआ है, वो भी अनपढ़ रखा हुआ है, उसे यही नहीं पता लिखा क्या हुआ है। ये दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हो जाती है।
और वो बाहर से आए हुए पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो एतमाद की फ़ज़ा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। हाँ जी, जब भी देखें क्राइम का इंसिडेंट ऐसे होता है जिसमें कोई ओवरसीज़ बंदा है तो वो परेशानी का बायस है उनके लिए कि वो बाहर से अपना मुल्क समझ के यहाँ पे आते हैं और अगर यहाँ पे उनका पैसे लूटे जाते हैं और बाहर लोग बड़ी मेहनतों से कमा के लाते हैं। और हमारी ख्वाहिश और नीयत और कोशिश तो यही होती है कि पूरा ज़िला 35 लाख इसकी आबादी है कि कोई वारदात हो ही ना, लेकिन माशरा है, क्राइम इंसिडेंट्स हो जाते हैं। और उसकी एक वजह यह है कि जो क्राइम के मुहर्रिकात हैं जराइम के, कि माशरे के अंदर जराइम क्यों होते हैं, उनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा क्राइम इंसिडेंट की तरफ हम पुलिस का फोकस्ड है, मुजरिम क्यों बनता है और वो उसके ऊपर हमारा उसकी तरफ पुलिस का वो फोकस नहीं है। पुलिस का फोकस ये है कि वो जब करता है तो उसके बाद हम ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें ये बाहर से आए हुए हैं, मतलब पाकिस्तानी हैं, और यहाँ पे इन्होंने कोई अपने ज़मीनों का इनका कोई लेन देन था और ये कह रहे हैं कि पिछले 2 महीने से मेरे घर में मैंने 60 लाख रुपए ये कुछ रखा हुआ था। और बंदे आए हैं, उन्होंने सीधे इन्हीं के घर आए हैं और इन्होंने आके इनसे ये कहा है, क्योंकि जो मुद्दई है मैं ख़ुद उनसे राब्ते में हूँ। हमने जब इंसिडेंट हुआ तो मुतल्लिका SHO DSP भी गए, फोरेंसिक की टीमें भी भिजवाईं, IT वाले भी भिजवाए, फिर SP इन्वेस्टिगेशन भी मौके पे गए, फिर मैंने भी उनसे फ़ोन पे बात की, उनको हौसला भी दिया, कुछ कोशिश भी हम कर रहे हैं। अब वो कह रहे कि 2 महीने से मेरे पास ये पैसे थे और सीधे आए, उन्होंने टारगेट किया और उन्होंने आके ये भी कहा कि कल आपके घर को पैकेट आया है। इससे हम थोड़ी ये बू आती है कि जैसे कोई ये टारगेट किया गया। दूसरा इसमें ये हुआ कि जो वारदात करने के बाद उन्होंने वहाँ पे नज़दीक ये उस गाड़ी की नंबर प्लेट चेंज की, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। मल्टीपल गाड़ियाँ जो हमने राउंड अप की हैं और इसका मतलब है कि फॉलो अप तो आप खुद ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ जी, पूरी कोशिश हमारी होगी कि हम डाकुओं को भी पकड़ें और कोशिश होगी कि इनका लूटा हुआ माल भी उनसे रिकवर करें। लेकिन क्राइम इंसिडेंट से मैंने ये मुद्दई से भी बात की है कि बाज़ का टाइम लग जाता है। हम कोशिश करते हैं, पुलिस के पास भी ज़ाहिर है कोई जादू की छड़ी नहीं होती, इंसान वसाइल जो हैं उसके मुताबिक कोशिश हम कर रहे हैं। उस गाड़ी पे भी काम कर रहे हैं। उसके अलावा उसके घर में जो उन्होंने बच्चे का नाम भी लिया उन्होंने घर के अंदर, लेकिन अब उस पर हम ये देख रहे हैं अली का नाम लिया, उसका बच्चे का नाम अली है। तो ये हो सकता है कि गेट के ऊपर भी नाम लिखे हुए थे, उसमें शायद अली उस वाले से उन्होंने लिया, या उसकी वालदा ने कहा कि बेटा अली साइड पे हो जाओ, वो उसने सुन लिया, या उनको पता था। तीनों सूरतों में कुछ भी हो सकता है। एक और जो उसमें ज़्यादती हुई वो ये हुई कि जो मुद्दई है उसकी बेटी भी वहाँ से स्लिप होकर गिरी या उन्होंने गिराया, जिससे अल्लाह ताला ने करम किया, बचत होगी उसकी। वो भी बड़ी तकलीफ़ दे बात है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का करम है कि ज़िले में इससे पहले जो बड़े इंसिडेंट जितने हुए हैं वो हमने ट्रेस किए हैं, और लेकिन सर्विस डिलीवरी है, छोटे छोटे इंसिडेंट वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हर बंदा ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश कर रहे हैं जी, अल्लाह करम करे तो। बहुत शुक्रिया आपका।